सुन रहे हैं कहानियां दी अनटोल्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज इन हिंदी दास्तान खौफ में। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की कहानी रमेश की है, जो बर्मा के पास के एक गांव जो हिंदुस्तान में पड़ता है वहां के रहने वाले हैं। बर्मा हमारे देश के पूर्वी हिस्से में है, जिसे आज के समय म्यांमार भी कहा जाता है। आज की कहानी सुनकर आप सोच और विस्मय से शायद आपको भी तीसरी शक्ति का आभास अपने आसपास होने लगे। तो दोस्तों, बिना विलंब किए चलिए रमेश की कहानी को मैं अपने तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। जय बजरंग बली, हर हर महादेव। अभी भी याद आ रहा है जब मैं अपने गांव के उस बुजुर्ग पंडित जी से यह कहानी सुन रहा था, जो भूत प्रेत के साथ ही उनकी यात्रा के दौरान विस्मय कर देने वाली बातें थी, जो मुझे एक ऐसी दुनिया की सैर करा रही थी जहां से मैं बिल्कुल ही अनजान था और तब यह सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, घटना घटने के समय हमारे गांव के वो नंद कुमार झा पंडित जी बर्मा में चीनी मिल में नौकरी करते थे। आज भी गांव आदि में अगर कोई व्यक्ति गांव से दूर खेतों बागों आदि में हो या किसी सुनसान जगह पर हो, तो कुछ भी खाने से पहले उस खाने वाले वस्तु का कुछ भाग उस जगह पर गिरा या चढ़ा देता है, ताकि उसके सिवा अगर वहां कोई भी है, जैसे कि कोई ना दिखने वाला प्राणी, प्रेत आदि, तो वह उसे ग्रहण कर ले। गंवाई लोग गांव के बाहर अगर कहीं सुनसान क्षेत्र में होते हैं या किसी ऐसे क्षेत्र में जहां उनको लगता है कि यहाँ आसपास में कोई अदृश्य आत्मा है या हो सकती है, तब वे लोग जब भी सुरती या तंबाकू बनाते हैं तो खाने से पहले थोड़ा सा उस अदृश्य आत्मा के लिए गिरा या चढ़ा देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर सुरती नहीं चढ़ाएंगे ना तो अदृश्य आत्माएं नाराज होकर उनको परेशान कर सकती है। सुनी सुनाई हुई बातें बता रहा हूँ। कई बार कितने ग्रामीणों को एकांत में सुरती मसल कर बिना चढ़ाए खुद खाने की सजा मिल चुकी है। जी हाँ, आसपास का प्रेत उन लोगों को कभी कभी तो पटक पटक कर मारा है, यह बहुत परेशान किया है, और कभी कभी तो ऐसे लोगों को उस खिसियाए हुए भूत से अपनी जान बचाने के लिए सुरती का पूरा पत्ता ही चढ़ाना पड़ा, और साथ में लंगोट इत्यादि भी। सुरती या तंबाकू का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस कहानी का सही सूत्रधार तंबाकू ही है। अगर उस समय इस सुरती ने अपना कमाल नहीं दिखाया होता तो शायद यह कहानी कभी जन्म ही नहीं लेती। चीनी मिल में हमारे गांव के नंद कुमार झा पंडित जी के साथ कई अन्य भारतीय भी नौकरी करते थे। एक बार नंद कुमार झा उस चीनी मिल में काम करने वाले अपने कुछ भारतीय दोस्तों से कहा कि क्यों ना हम लोग एक बार हिमालय की यात्रा पर निकले, हिमालय के दर्शन करने के लिए। मुझे बहुत ही इच्छा है कि हिमालय की सैर करूं, 1-2 हफ्ते हिमालय में रहकर हिमालय वासियों से मिलूं, उनका रहन सहन देखूं, और साथ ही अपने दादाजी से बराबर सुनते आया हूँ कि हिमालय में यति यानी कि हिम मानव के साथ ही बहुत सारे विलक्षण जीव रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं तो अपने दादाजी से सुन रखा हूँ कि हिमालय की कंदराओं में आज भी बहुत सारे संत पूजा पाठ करते, धोई रमाए हुए और समाधि में लीन देखे जा सकते हैं। उन्होंने आगे यह भी बताया कि हिमालय में सिद्ध महात्मा लोग रहते हैं,
जिनके दर्शन मात्र से सारे मनोरथ और इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इतना ही नहीं, हिमालय में दिव्य औषधियाँ भी पाई जाती हैं, जिनके दर्शन या स्पर्श मात्र से बड़े बड़े रोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। उन्होंने अपने साथियों को बताया कि कैसे एक बार उनके दादाजी अपने कुछ साथियों के साथ हिमालय में गए हुए थे। उनके एक साथी को कोई असाध्य चर्म रोग था, पर पता नहीं हिमालय में उसके पैरों आदि से ऐसी कौन सी दिव्य औषधि टकरा गई, मात्र 2 से 3 दिन में ही उसका असाध्य चर्म रोग ठीक हो गया। नंद कुमार झा पंडित जी की यह अलौकिक बातें सुनकर उनके 4 साथी हिमालय की यात्रा के लिए तैयार हो गए। आज हिमालय भले अतिक्रमण का शिकार हो रहा है, लोग वहां भी गंदगी फैला रहे हैं, उस दिव्य क्षेत्र को प्रदूषित कर रहे हैं, लेकिन यह घटना आज से 75 से 80 साल पहले की है। उस समय हिमालय की दिव्यता, सौंदर्य, स्वच्छता स्वर्गिक आनंद का बोध कराती थी। हिमालय की आबोहवा में सांस लेना अपने आप में स्फूर्ति भर देता था, मन में आनंद का संचार कर देता था। मानव की क्रूरता, स्वार्थ की आलोचना करते समय अक्सर कहानी सुनाने वाला बहक ही जाता है। अच्छा हो कि हम सीधे कहानी की ओर चले, नहीं तो कहनी कहानी है और बतानी कहानी है, और हम मानव के अमानव रूप का वर्णन करने में ही लग जाएंगे। खैर, नंद कुमार झा पंडित जी अपने 4 अनुभवी बहादुर साथियों के साथ हिमालय की यात्रा पर निकल गए। उन्होंने हिमालयी क्षेत्र में कई हफ्ते बिताए और बहुत सारी अलौकिक और विस्मय भरी बातें और घटनाएं देखी। रोंगटे खड़ी कर देने वाली यह घटना आज भी मेरे जेहन में वैसे ही मौजूद है जैसे मैंने उन पंडित जी से 20 से 25 साल पहले सुन रखी है। पंडित जी ने बताया कि एक दिन वे बहुत ही सुबह अपने साथियों के साथ हिमालय के एक छोटे शिखर पर चढ़ रहे थे, तो लगभग 300 मीटर की दूरी पर उन लोगों को एक बहुत ही विशाल मानव दिखाई दिया। उन्होंने जैसा कि अपने दादाजी से सुन रखा था कि हिमालय में विशाल मानव, जिन्हें यति या हिम मानव कहते हैं, घूमते ही रहते हैं। उन्हें उस विशाल मानव को देखकर बहुत ही कौतूहल हुआ और उन्होंने अपने साथियों से कहा कि हम लोग छिप छिप कर इस महामानव का पीछा करते हैं और इसके बारे में कुछ पता करते हैं। फिर क्या था, उस विशाल मानव का पीछा करने के चक्कर में ये लोग हिमालय की उस पहाड़ी पर का बहुत ऊपर चढ़ गए और लगभग दोपहर भी हो गई। उन लोगों को पता ही नहीं चला वह विशाल मानव बहुत दूर होते होते कहीं गायब हो गया या किसी गुफा में प्रवेश कर गया था। नंद कुमार झा पंडित जी के एक साथी ने कहा कि हम लोग काफ़ी ऊपर चढ़ाए हैं और काफ़ी समय भी हो गया है, भूख भी सताने लगी है और अत्यधिक प्यास भी। साथ ही हम लोगों के पास कुछ खाने को भी नहीं है और ना ही पानी। फिर क्या था, अब वे लोग उस पहाड़ी पर पानी की तलाश में, कुछ खाद्य फलों की तलाश में आसपास भटकने लगे। अचानक उन लोगों को आभास हुआ कि वे लोग रास्ता भटक गए हैं। यह आभास होते ही सबकी सांसें ही अटक गई। अब क्या किया जाए, किधर जाया जाए? एक पेड़ के नीचे वे लोग बैठकर भगवान से गुहार करने लगे कि काश कोई आ जाए और उन्हें रास्ता दिखा दे। पर शायद वे लोग गलती से ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे जहां किसी अन्य मनुष्य का नाम व निशान नहीं लग रहा था। धीरे धीरे शाम भी होने लगी थी और प्यास और भूख से इन लोगों का बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। दिमाग भी काम करना बंद कर दिया था। अब कोई चमत्कार ही इन्हें बचा सकता था। खैर, इनके साथ ही इनके चारों साथी बहुत ही हिम्मती थे। उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को हिम्मत और धैर्य बनाए रखने के लिए कहा।
नंद कुमार झा पंडित जी ने कहा कि हमें ईश्वर पर पूरा विश्वास है और ज़रूर हम लोग इस परेशानी से बाहर निकलेंगे। अचानक एक साथी ने अपनी सुर्ती वाली थैली टटोली, उनमें से सुर्ती निकालकर उसमें चूना मिलाकर मसलते हुए कहा कि दिमाग काम नहीं कर रहा है तो क्यों ना सुर्ती का आनंद लिया जाए। इतना कहकर वह सुर्ती को मसलने लगा। सुर्ती को मसलने और थोकने के बाद परंपरा अनुसार, अपनी आदत अनुसार उसने अपने साथियों को सुर्ती देने से पहले थोड़ी सी सुर्ती वहां यह कहते हुए गिरा दिया कि जय हो यहाँ के भूत प्रेत बाबा इत्यादि, कृपया ग्रहण करे और हम लोगों की भूल को क्षमा करते हुए हमें सही राह दिखाए, हमें हमारे घर पहुंचाए। जी हाँ, उस चढ़ाई हुई सुर्ती ने अपना कमाल ही कर दिया। अचानक वहां बहुत ही भयानक और तीव्र हवा चलने लगी। आसपास के छोटे छोटे पेड़ अजीब तरह से एक दूसरे से टकराए और एक विशाल भूत काया प्रकट हो गई। वह काया देखने में तो इंसान ही जैसी थी, पर आकार प्रकार में एकदम अलग, जो उसके प्रेत होने की पुष्टि कर रही थी। पंडित जी और उनके साथी डरे नहीं, बल्कि हाथ जोड़कर अभिवादन की मुद्रा में उस विशाल काया की ओर देखने लगे। पंडित जी और उनका कोई साथी कुछ बोले इससे पहले ही वह विशाल काया तड़प उठी। बहुत दिनों के बाद कुछ खाने को मिला है, तुम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं। उसके बाद उस विशाल काया ने कहा कि मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में चाहकर भी किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद वह प्रेत वहां से जाए इससे पहले ही नंद कुमार झा पंडित जी ने कहा कि हे भूतनाथ, हम लोग रास्ता भटक गए हैं, कृपया हमें नीचे बस्ती तक जाने का मार्ग बताएं। पंडित जी की बात सुनकर वह प्रेत पहले तो हंसा, फिर अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा कि मैं तो खुद ही भटक गया हूं, सालों हो गए इस क्षेत्र से निकलने की कोशिश कर रहा हूं, पर खुद ही नहीं निकल पा रहा। उसने आगे कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूं, बहुत पहले इस क्षेत्र में आया था, एक गुफा में एक महात्मा की सेवा में लग गया था, क्योंकि मुझे सिद्धियां प्राप्त करनी थी। एक दिन मुझसे एक घिनौना अपराध हो गया। मैंने महात्मा जी के समाधि में जाने के बाद धीरे से उठा और उस गुफे के बाहर आ गया। गुफे से बाहर आने के बाद अपनी थोड़ी सी शक्ति जो मुझे प्राप्त हुई थी, उसके बल पर आसपास अपने तपोबल से नजर दौड़ाई। मुझे पास में ही किसी भूतनी के होने का आभास हुआ। मैंने अपनी शक्ति से उसे अपनी ओर खींच लिया और उसे एक सुंदर युवती में परिवर्तित कर दिया। फिर मैं उसके साथ आनंद विहार करने लगा। मैं विहार में इतना लीन था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे महात्मा गुरुजी मेरे पास आ गए हैं। अचानक मुझे ज्ञान हुआ कि मेरे गुरुजी गुस्से में चल रहे हैं। मैं कांपने लगा और इशारे में उस भूतनी को भागने के लिए कहा। कुछ बोलूं इससे पहले ही मेरे गुरुजी बोल पड़े, नीच ब्राह्मण, तूने ब्राह्मण का तपो शक्तियों का अनादर किया है, तुझे जीने का अधिकार नहीं। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भी मनुष्य योगी त्याग कर प्रेत हो जा। गुरुजी के इतना कहते ही मेरा शरीर जलने लगा और मैं कुछ कर पाता इससे पहले ही मनुष्य योनि त्याग कर मैं प्रेत योनि में आ गया था। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि तू आस पास के क्षेत्र में ही भटकता रहेगा और अपनी किए की सजा हमेशा भुगतते रहेगा। और इतना कहकर गुरुजी गुफा में प्रवेश कर गए। फिर मैंने कई बार सोचा कि गुफा में जाकर अपने गुरु से क्षमा मांगूं, पर जब भी उस गुफा की ओर बढ़ने की कोशिश करता हूँ, शरीर जलने लगती है और कोई बड़ी शक्ति मुझे गुफा में प्रवेश नहीं करने देती। इसके बाद उस ब्रह्म पिशाच ने कहा कि
शायद आप लोग गुफा में प्रवेश कर जाए। उसने कहा कि अगर आप लोग गुफा में प्रवेश कर जाएंगे तो आप लोगों की जान अवश्य बच जाएगी, क्योंकि गुफा में बहुत सारे सिद्ध अति सिद्ध महात्मा रहते हैं। वे लोग अपने तपोबल से आप सबको नीचे बस्ती में पहुंचा सकते हैं। इसके बाद उस ब्रह्म पिशाच ने कहा कि निडर होकर मेरे साथ आइए, मैं गुफा का द्वार दिखाता हूं। फिर क्या था, बिना कुछ बोले या दिमाग पर जोर डाले वे लोग उस प्रेत के पीछे हो लिए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें कुछ ऊंचाई पर एक गुफा की आकृति दिखी। उस प्रेत ने बताया कि थोड़ा ऊपर जो एक छेद दिख रहा है, आप लोग उसमें गुफा में प्रवेश करने की कोशिश करें। वे सभी लोग उस प्रेत की बात सुनकर हतप्रभ हो गए। वे लोग कोई छोटे मोटे जीव, सांप, बिल्ली आदि हैं क्या कि इतने पतले छेद से अंदर जा पाएंगे? शायद वह ब्रह्म प्रेत उनके मन की बात जान गया था। उसने अट्टहास किया और बोला, अरे डरिए मत, यह अलौकिक द्वार है। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी पुण्य किया है या अच्छे इंसान होंगे तो इस पतले छेद के पास पहुंचकर प्रार्थना करने पर या नमस्कार करने पर यह छेद अपने आप लोगों को मार्ग दे देगा, यानी बड़ा चौड़ा हो जाएगा। वे सभी साथियों ने इशारे ही इशारे में एक दूसरे की सहमति लेकर उस पतले छेद के पास पहुंचे। फिर क्या था, सभी लोग झुककर उस छेद को प्रणाम किए। अरे यह क्या, एकदम चमत्कार हो गया। वह पतला छेद एक बड़े आकार में बदल गया। फिर सभी लोगों ने उस प्रेत महानुभाव को नमस्कार व विदा करके उस गुफा में प्रवेश कर गए। अनोखी, अद्भुत, अलौकिक, स्वर्गिक गुफा जिसका वर्णन हो ही नहीं सकता। गुफा में सभी लोग ज्यों-ज्यों अंदर बढ़ते गए, सभी लोगों की थकावट, डर छूमंतर होते गया। एक ऐसा आनंद जो शायद आनंद की परम काष्ठा हो। अब भले उन लोगों के साथ जो भी हो, पर उनका मनोज जन्म सफल हो चुका था। उन लोगों को इस बात का भी गर्व हो रहा था कि वास्तव में वे सभी लोग अच्छे इंसान हैं। तभी तो इस गुफा ने उन लोगों को अंदर जाने का मार्ग दे दिया। खैर, पंडित जी भी अब इस अनोखी, रहस्यमयी, सभी सुखों को देने वाली दिव्य गुफा में रहना चाहते थे और परम आनंद की प्राप्ति करना चाहते थे। गुफा में कुछ और अंदर जाने के बाद अचानक इन लोगों को रुकना पड़ा, क्योंकि सामने से इन्हें जंगली हिंसक पशु आते हुए दिखाई दे रहे थे। तो कभी उफनती नदी इन्हें बाहर ले जाने का प्रयास कर रही थी, तो कभी प्रज्वलित आग, बढ़ती अग्नि इन्हें जलाने का। पर यह सब माया जैसा ही लग रहा था, क्योंकि ना वे हिंसक पशु इन्हें नुकसान पहुंचा रहे थे और ना ही नदी इन्हें भिगो रही थी और ना ही अग्नि इन्हें जला रही थी। इस हिम्मती दल ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ दूर और आगे जाने पर एक महात्मा दिखे। उनका शरीर दिव्य था, पूरे शरीर से आभा निकल रही थी, मस्तक जैसे सूर्य जैसा चमक रहा था। चेहरे पर एक अतुल्य रहस्यमयी मुस्कान तैर रही थी। वे दिव्य महात्मा धीरे धीरे चहलकदमी कर रहे थे। वे सभी लोग एकदम सहम गए और हाथ जोड़कर जहां थे वहीं खड़े हो गए। फिर क्या हुआ कि उस दिव्य महात्मा ने उन्हें और अंदर आने के लिए कहा और बिना कुछ बोले गुफा में एक तरफ बैठ जाने का इशारा किया। उस गुफा की सबसे रहस्यमय और अलौकिक बात यह थी कि जिस किसी को जितनी जगह चाहिए थी वह अपने आप मिल जाती या बन जा रही थी। अरे यह क्या, जो ही वो लोग बैठने लगे, पता नहीं कहाँ से उनके बैठने वाली जगह पर खूबसूरत और आरामदायक बिस्तर बिछ गए। फिर उस महात्मा की सौम्य आवाज सुनाई दी, मनोज श्रेष्ठ, लगता है कि आप लोग रास्ता भटक गए हैं और काफी देर से परेशान हैं। आप लोगों को भूख और प्यास भी लगी है। आप लोगों को
रास्ता बताने से पहले हमारा यह भी कर्तव्य बनता है कि आप अतिथियों की सेवा करो। इतना कहने के बाद उस महात्मा जी ने वहीं पास में उगी तुलसी माता के कुछ पत्तों को तोड़ा और उन पांचों के सामने एक एक करके रख दिया। फिर क्या था, एक नया रहस्यमय चमत्कार। मिनटों नहीं लगे उस तुलसी पत्ते को थाली, गिलास, स्वादिष्ट व्यंजनों में तब्दील होने में। सबसे अनोखी बात यह थी कि उन सबके थाली में अलग अलग व्यंजन थे, यानी उनके मन में उस समय जो भी खाने की इच्छा हो रही थी उन्हीं व्यंजनों में उन लोगों की थाली भरी पड़ी थी। फिर क्या था, उस दिव्य महात्मा का आदेश मिलते ही उन लोगों ने छक छक कर खाए और आनंद उठाकर पूरी तरह से तृप्त हो गए। भोजन ग्रहण करने के बाद उस महात्मा जी ने कहा कि इस गुफा में बहुत सारे महात्मा समाधि और पूजा पाठ में लीन हैं। आप लोग अब इस गुफा में इससे आगे नहीं जा सकते। मैं तो इन दिव्य गुरुओं का एक छोटा सा सेवक मात्र हूँ जो इन सब की सेवा में लगा रहता हूँ। उस दिव्य महात्मा ने यह भी बताया कि वे काशी बनारस के रहने वाले हैं और बचपन में ही संसार त्याग कर हिमालय में आ गए थे और काफ़ी भटकने के बाद एक दिन एक महात्मा उन्हें इस गुफा में लेकर आए। तब से वे वहीं हैं और महात्माओं की सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने आगे बताया कि उन्हें इस गुफा में आए लगभग 500 साल से भी अधिक हो गए। फिर उन्होंने कहा कि अब आप लोगों को यहाँ से फौरन निकलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी अन्य गुरु महात्मा की नज़र आप सब पर पड़ गई तो आप लोग भस्म भी हो सकते हो, क्योंकि ना चाहकर भी कोई आम इंसान या प्राणी इन दिव्य महात्माओं के दिव्य नेत्र से जलने से नहीं बच सकता। वे लोग कुछ बोले इससे पहले ही उस महात्मा ने कहा कि आप लोग आंखें बंद करें। वे सभी लोगों ने उस दिव्य महात्मा के आदेश का पालन करते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया। फिर उस महात्मा की आवाज आई, अब आप लोग अपनी आंखें खोलें। चमत्कार, अद्भुत, अविस्मरणीय चमत्कार। जब उन लोगों ने आंखें खोली तो अपने आप को हिमालयी क्षेत्र में उस बस्ती के पास खड़े पाए जहां वे सभी लोग ठहरे हुए थे। आप भले माने या ना माने, बहुत सारे चमत्कार या रहस्यमयी बातें हैं जिन पर विज्ञान का भी वश नहीं चलता। किसी ने सच ही कहा है कि कोई भी इंसान पर इतना आंख बंद करके विश्वास मत करो कि आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाए। अगर उस दिन कमलनाथ काका ने बीड़ी पीने के चलते एक नौसिखिए को ट्रक चलाने नहीं दिया होता तो आज वो जिंदा होते। नमस्कार, मेरा नाम सुभाष है और मैं राजकोट, गुजरात का रहने वाला हूँ। यह कहानी हमारे ही जिले में रहने वाले कमलनाथ काका की है, जो मेरे काका के बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, मगर अब इस दुनिया में वे नहीं रहे। यह कहानी मेरे काका ने मुझे सुनाई थी, जिसे सुनकर मुझे कमलनाथ काका की मृत्यु का दुख तो हुआ, मगर मेरा रोम रोम भी सिहर उठा। कमलनाथ काका अपने परिवार के साथ हमारे घर से 2 घर छोड़कर ही रहते थे। वे खुशी खुशी अपने 2 छोटे भाई, माता पिता, पत्नी तथा 2 प्यारे बच्चों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कमलनाथ काका दिल्ली में किसी हरियर सेठ के यहाँ ट्रक की डिलीवरी करते थे। उन्हें कई बार ट्रक पर माल लादकर दूर दूर के शहरों में भी जाना पड़ता। वैसे वे बहुत ही मेहनती और अपना काम पूरी ईमानदारी एवं जिम्मेदारी से करते थे। उनके कार्यों से हरिहर सेठ भी बहुत ही खुश होता और हर महीने उन्हें अपने साथ लेकर डाकघर जाते तथा 1000-1200 का मनी ऑर्डर उनके घर भिजवाते थे। कमलनाथ काका के जीवन की गाड़ी बहुत ही आनंद से गुजर रही थी।
कभी कभी जब उनको माल लेकर राजकोट, अमरेली या सूरत आदि जाना पड़ता तो वे थोड़ा समय निकालकर अपने घर पर भी हो आते और घर वालों का हाल चाल पूछने के बाद वापस अपने काम के लिए चल देते। एक बार कमलनाथ काका को बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला जो कि कलकत्ता से डिलीवरी होना था, इसलिए वे रात के करीब 11 बजे ही ट्रक लेकर रवाना हो गए। उनके साथ हरिहर सेठ के यहाँ काम करने वाला एक मजदूर जिसका नाम चीकू था, कमलनाथ काका के साथ ही चल दिया। कमलनाथ काका चीकू को अपने बेटे जैसा ही मानते थे और उसे बिल्कुल अपने जैसा बनाना चाहते थे, इसलिए चीकू कमलनाथ काका की ट्रेनिंग में ट्रक चलाने में भी निपुण हो गया था। उस रात चीकू ने कमलनाथ काका से जिद करके कहा, काका आप आराम से सो जाइए और ट्रक मैं चला लेता हूँ। वैसे भी आपने मुझे बहुत अच्छे से सिखा दिया है तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला लूँगा। मगर कमलनाथ काका बिल्कुल भी नहीं माने और ना में सिर हिलाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और ट्रक खुद चलाते हुए निकल पड़े। चीकू भी उदास होकर बगल वाली सीट पर बैठ गया। रात के करीब 1:30 बज रहे होंगे और कमलनाथ काका ट्रक को एक चौड़ी सड़क पर तेज गति से दौड़ा रहे थे। मगर तभी अचानक कमलनाथ काका को पता नहीं क्या सूझा कि वे ट्रक को सड़क के एक किनारे पर रोककर बीड़ी पीने लगे। बीड़ी पीने के बाद वे चीकू से बोले, चीकू बेटा मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं सोने जा रहा हूँ, इसलिए तुम एक काम करो, अभी तुम ट्रक चला लो मगर ध्यान रहे ट्रक को तेज गति में बिल्कुल मत चलाना। चीकू की तो मानो बाँछें ही खिल गई क्योंकि वो तो शुरू से ही ट्रक चलाना चाहता था। उसने तुरंत ही हामी भरी और ट्रक का स्टीयरिंग पकड़ लिया तथा धीमी गति से ट्रक को आगे बढ़ाने लगा। लगभग आधे पौने घंटे बाद जब चीकू को लगा कि अब कमलनाथ काका गहरी नींद में सो गए हैं तो उसको मस्ती सूझी। उसने धीरे धीरे ट्रक की स्पीड को बढ़ाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वह ट्रक को बहुत ही ज़्यादा तेज गति में गुनगुनाते हुए चलाने लगा। तभी अचानक ट्रक दौड़ाते वक्त उसे पीछे से एक और ट्रक आता दिखाई दिया जिसकी स्पीड और भी ज़्यादा तेज थी। तभी चीकू ने सोचा कि शायद पीछे से आ रहा ट्रक उसके आगे से निकलना चाहता है। चीकू की जवानी का जोश अभी एकदम नया नया था, वह भला उस ट्रक को आगे कैसे निकलने देता। इसलिए उसने भी ट्रक का एक्सीलेटर दबाते हुए ट्रक को और भी तेज दौड़ाना शुरू कर दिया। मगर उसको क्या पता था कि ऐसा करने पर एक बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। देखते ही देखते चीकू ने स्पीड इतनी तेज बढ़ा दी कि ट्रक उसके काबू से बाहर हो गया और वह कुछ सोच पाता इससे पहले ही ट्रक सड़क छोड़कर उतर गया और एक पेड़ से टकराकर पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चीकू की बेवकूफ़ी के कारण इस दुर्घटना में कमलनाथ काका की मृत्यु हो गई, परंतु चीकू जैसे तैसे करके बच गया। ट्रक तथा चीकू को ऐसी गंभीर अवस्था में देख कुछ ट्रक चालकों ने पास के अस्पताल में चीकू को भर्ती करवाया और उसके सेठ हरिहर जी को भी इस हादसे की सूचना भिजवा दी। चीकू लगभग 15 से 20 दिन अस्पताल में ही पड़ा रहा। उसे अपनी गलती पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा था। वह यही सोचकर बार बार उदास हो जा रहा था कि उसकी ऐसी मूर्खतापूर्ण गलती के कारण उसके पिता समान कमलनाथ काका भगवान को प्यारे हो गए। उसका दिल रो पड़ा, मगर होने को कोई नहीं टाल सकता। जो होना था वो तो हो ही गया, उसमें अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता। यही सब सोचते सोचते उसने तय किया कि अब जो भी कमाएगा उसका आधा कमलनाथ काका के परिवार को भेजा करेगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद
चीकू वापस राजकोट आ गया। उसने हरिहर सेठ से मिलकर सारी बात बताई और अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हुए फूट फूट कर रोने लगा। सेठ ने उसे समझाते हुए कहा, अब रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है चीकू। कमलनाथ जी ऐसे करने से कोई वापस थोड़ी आ जाएंगे। और हाँ, एक बात ध्यान रहे, अभी हम कमलनाथ जी की मृत्यु के बारे में कमलनाथ जी के परिवार वालों को कुछ भी नहीं बताएंगे और समय समय पर उसके परिवार की मदद करते रहेंगे, जैसा कमलनाथ जी किया करते थे मनी ऑर्डर देकर। इसके साथ ही उन्होंने चीकू को ऐसी बात बताई जिसे सुनते ही चीकू पूरी तरह से डर गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल हरिहर सेठ ने चीकू को यह बताया कि कमलनाथ जी उन्हें बहुत बार बताया करते थे कि मालिक, जब भी मैं यहाँ से माल लेकर कलकत्ता के लिए निकलता हूँ तो रात के करीब 1 से 2 बजे एक सुनसान सड़क पर ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रक बहुत तेज गति से पीछे आ रहा है और हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। पीछे देखने पर वह ट्रक दिखाई नहीं देता, परंतु ट्रक के साइड मिरर में देखते ही वह ट्रक साफ साफ ओवरटेक करते हुए दिखाई देता है। कई बार तो मैंने अपने ट्रक को किनारे लगाकर उतरकर भी देखा, मगर तब पीछे से आता हुआ कोई भी ट्रक नजर नहीं आता। तेजी से आता हुआ वह ट्रक केवल रात को ही, और वह भी मिरर में ही दिखाई देता है। मालिक, इस ट्रक के चक्कर में कई ट्रक वालों का एक्सीडेंट भी उस सड़क पर बहुत बार हुआ है। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। आगे हरिहर सेठ ने बताया कि मैं कमलनाथ जी की इन सब बातों को सुन तो लेता था, मगर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मैं यही सोचा था कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई ट्रक होकर भी ना हो। और वैसे भी मैं भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता, पर तुम्हारी बातें सुनने के बाद पता नहीं क्यों मुझे कमलनाथ जी की वे सारी बातों पर यकीन होने लगा है। हरिहर सेठ के इतना कहते ही चीकू के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह चीखना चाहता था, मगर चाह कर भी चीख नहीं सका। चीकू ने बड़े ही डरे सहमे अंदाज में हरिहर सेठ से पूछा, तो क्या पीछे से आ रहा ट्रक, वह ट्रक भूतिया था या कोई भूत ट्रक बनकर आ रहे ट्रक वालों को चकमा देकर दुर्घटना करा के मार डालता था? वह हादसे से ही चीकू को बहुत बड़ा सदमा लगा और हरिहर सेठ भी बहुत परेशान व हैरानी में अपना जीवन काट रहे थे। कुछ दिनों तक वे दोनों मौन अपने घरों में पड़े रहे, मगर जैसे कि समय सबके घाव भर ही देता है, इसलिए धीरे धीरे हरिहर सेठ भी अपने कामों में वापस जुट गए और चीकू भी मन लगाकर काम में ध्यान देने लगा। 4 से 5 महीने बीतने के बाद एक दिन हरिहर सेठ ने चीकू से कहा, चलो चीकू, आज कमलनाथ जी के घर चलकर आते हैं। कमलनाथ जी की देहांत वाली बात को अब छिपाना ठीक नहीं होगा। काफी महीने बीत चुके हैं और इसके साथ ही कमलनाथ जी के परिवार की कुछ आर्थिक मदद भी कर देंगे, क्योंकि कमलनाथ जी तो हर महीने अपने परिवार को मनी ऑर्डर भेजा करते थे, मगर पिछले 4 से 5 महीनों से उनके परिवार वालों को मनी ऑर्डर भी नहीं मिला और ना ही कोई पत्र आदि मिला। उनके परिवार वाले कहीं परेशान ना हो रहे हो। सेठ की बात सुनकर चीकू ने कहा, सेठ जी, अगले महीने मेरी शादी है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या हम शादी के बाद चलें? क्योंकि मैंने भी सोच रखा है कि कमलनाथ जी के परिवार की मदद करता रहूँगा। इसके बाद हरिहर सेठ ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगले महीने ही चलते हैं फिर। इसके अलावा एक और बात, दरअसल मैं यह भी चाहता हूँ कि कमलनाथ जी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर सारी जिम्मेदारी उठाऊं तथा साथ ही उनके दोनों भाइयों को यहाँ लाकर कुछ काम धंधा भी दिलवा दूं। यह बात सुनकर चीकू कमलनाथ काका के बच्चों तथा भाइयों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो गया। जून का महीना था
और दोपहर का समय, बड़ी कड़ाके की लू चल रही थी। हरिहर सेठ और चीकू पसीने से तरबतर होकर एक जगह पानी की बोतल लिए आगे बढ़ गए। वे लोग पूछताछ करते करते कमलनाथ काका के गांव में आ गए तथा एक आदमी ने कमलनाथ जी के घर का पता बताकर उन दोनों को उनके घर तक पहुंचवा दिया। कमलनाथ काका के दरवाजे पर एक नीम का घना पेड़ लगा हुआ था, जिसके नीचे एक बड़ी सी चौकी लगी हुई थी। हरिहर सेठ और चीकू वहीं बैठ गए तथा कमलनाथ काका के परिवार के लिए साड़ी, कपड़ा, मिठाई आदि जो भी लेकर आए थे वे सब कमलनाथ काका के घर में भिजवा दिए। कमलनाथ काका के घर में अंदर जाते ही उनके परिवार वालों ने उन लोगों को जलपान तथा नाश्ता करवाया। पानी पीने के बाद उन दोनों ने कमलनाथ काका के पूरे परिवार को वह दुखद घटना आखिरकार बता ही दी। अभी कमलनाथ काका के परिवार वाले कुछ कहते कि तभी अचानक डाकिए वाले की साइकिल की घंटी ट्रिन ट्रिन बजते हुए कानों में अलग ही रस घोलने लगी और उसी नीम पेड़ के आगे आकर रुक गई जहां हरिहर सेठ और चीकू बैठे हुए थे। फिर डाकिए वाले ने कमलनाथ काका के पिताजी को जय सिया राम करते हुए मनी ऑर्डर सौंपा। मनी ऑर्डर सौंपने के बाद डाकिया वाला वहां से चला गया। डाकिए वाले के जाने के बाद कमलनाथ काका के पिताजी ने हरिहर सेठ और चीकू को मनी ऑर्डर दिखाते हुए कहा, जब आप लोग आ ही रहे थे तो फिर कमलनाथ को यह पैसे डाक से भिजवाने की क्या जरूरत थी, आप दोनों खुद ही लेके आते। कमलनाथ काका के पिता के मुंह से इतना सुनते ही हरिहर सेठ और चीकू दोनों हक्के बक्के रह गए। हरिहर सेठ ने थूक घोट कर कमलनाथ काका के पिताजी से हैरानी से पूछा, क्या क्या कहा आपने? कमलनाथ जी ने मनी ऑर्डर भेजा है? हरिहर सेठ की यह बात सुनते ही कमलनाथ काका के पिताजी ने बिना कुछ बोले 100 के 13 नोट तथा मनी ऑर्डर वाला छोटा कागज का टुकड़ा जिस पर पता लिखा था हरिहर सेठ के आगे बढ़ा दिया। हरिहर सेठ जल्दी जल्दी उस कागज के टुकड़े को उलट पुलट कर देखने लगे। उन्हें कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि मनी ऑर्डर के उस कागज पर जो लिखाई थी वह कमलनाथ काका की ही थी और वह पैसा उन्होंने पिछले महीने उसी डाकघर से भिजवाए थे जहां से हरिहर सेठ और कमलनाथ काका बराबर हर महीने पैसा भिजवाया करते थे। अब तो हरिहर सेठ एकदम से घबरा गए। उनके साथ साथ चीकू के चेहरे का भी रंग बिल्कुल ही उड़ गया था। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी कमलनाथ काका के पिता बोल पड़े, कुछ भी हो पर भगवान ऐसा लड़का सबको दे। हम लोगों का बहुत ध्यान रखता है और तो और हर महीने चाहे थोड़ा कम हो या ज़्यादा मनी ऑर्डर ज़रूर भेजता है। इतना सुनते ही चीकू बोल पड़ा, दादाजी क्या पिछले महीने भी कमलनाथ काका ने मनी ऑर्डर किया था? हाँ, में सिर हिलाते हुए कमलनाथ काका के पिताजी ने कहा, अरे भाई हाँ, पिछले महीने तो उसने 100 रुपये भेजे थे। इतना सब सुनने के बाद हरिहर सेठ और चीकू का सिर घूमने लगा और उनकी हालत खराब हो गई। अचानक चीकू अपने आप को रोक न सका और फफक फफक कर रो पड़ा। हरिहर सेठ से भी रहा नहीं गया और वो भी चीकू को चुप कराते हुए खुद भी रुआन से हो गए। कमलनाथ काका के परिवार वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ये दोनों रोने क्यों लगे। अब उस नीम के पेड़ के नीचे गांव के अन्य लोग भी एकत्रित होने लगे थे। हरिहर सेठ ने थोड़ी हिम्मत करके आखिरकार सारी बातें कह डाली। यह बात सुनते ही वहां खड़े लोग, विशेषकर महिलाओं में रोवन पीटन शुरू हो गया। मगर कमलनाथ काका के घर वाले अभी तक यह बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि पिछले 4 से 5 महीने से कमलनाथ काका जिंदा ही नहीं है। और अगर कमलनाथ जिंदा नहीं है तो इन 4 से 5 महीनों में जो 3 बार मनी ऑर्डर आए वह किसने भेजे हैं?
हैंड राइटिंग तो कमलनाथ काका की ही है। अरे इतना ही नहीं, 2.5 महीने पहले उनका एक पत्र भी मिला था जिसमें उन्होंने लिखा था कि बाबूजी कुछ ज़रूरी काम आ जाने के कारण 1 से 2 साल तक मैं घर नहीं आ पाऊंगा, पर मनी ऑर्डर बराबर भेजता रहूंगा। काफ़ी तहकीकात करने के बाद कमलनाथ काका की दुर्घटना की पुलिस द्वारा ली गई कुछ तस्वीर तथा डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद अंत में कमलनाथ काका के घर वाले माने कि अब कमलनाथ काका इस दुनिया में नहीं रहे। गांव वाले और कुछ पंडितों के कहने सुनने के बाद कमलनाथ काका की अंतिम क्रियाएं संपन्न की गई तथा सारे कर्म विधिवत संपादित किए गए। इसके बाद कमलनाथ काका के दोनों भाई हरिहर सेठ के पास दिल्ली चले गए। हरिहर सेठ ने उन दोनों को एक कारखाने में अच्छे वेतन पर नौकरी दिलवा दी। इसके साथ ही हरिहर सेठ हर महीने कमलनाथ काका के परिवार के लिए कुछ पैसे मनी ऑर्डर कर दिया करते थे। मगर चीकू अभी भी सदमे में ही था, क्योंकि अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पीछा करने वाला ट्रक कोई भूत चला रहा था और मरने के बाद भी कमलनाथ काका अपने परिवार वालों को मनी ऑर्डर भिजवाते रहे। खैर, अब कमलनाथ काका के परिवार को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि कमलनाथ काका इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अब उनका पत्र तथा मनी ऑर्डर नहीं आता और इस घटना को भी बीते काफ़ी समय हो गया।